बीएससी पार्ट सेकंड यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट है गिब्स प्रावस्था नियम की व्युत्पत्ति या डेरिवेशन। विलार्ड गिब्स के द्वारा ये प्रावस्था नियम दिया गया है, जिसको हम पहले इसके घटकों के रूप में या उसके अंदर दिए गए पदों के रूप में पढ़ चुके हैं, जिसका सूत्र है F इक्वल टू या नियम है F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, जहाँ F स्वतंत्रता कोटि, C घटकों की संख्या, P प्रावस्थाओं की संख्या को दर्शाता है। विषमांगी साम्यावस्था निकाय जिसमें C घटक तथा P प्रावस्था हैं, प्रत्येक प्रावस्था में सभी C घटक विद्यमान हैं, यह मान करके हम इसको व्युत्पन्न करते हैं। अर्थात ऐसा विषमांगी साम्य जिसमें C घटक और P प्रावस्थाएं हैं और प्रत्येक प्रावस्था में सभी C घटक विद्यमान है, ये मान करके इस नियम को व्युत्पन्न किया गया है। निकाय की स्वतंत्रता कोटि के अर्थात ऐसे चरों की संख्या जिसको हम प्रावस्था साम्य को प्रभावित किए बिना परिवर्तित कर सकते हैं, उसे स्वतंत्रता कोटि कहा गया है। स्वतंत्रता कोटि का मतलब है हम किसी भी प्रावस्था साम्य को प्रभावित किए बिना कितने चरों को बदल सकते हैं, हमारे द्वारा बदले जाने वाले चरों की स्वतंत्रता कितनी है, उसी को हम स्वतंत्रता कोटि कहते हैं। यदि हम किसी भी विषमांगी साम्य का एक चर बदले लेकिन विषमांगी साम्य प्रावस्था में परिवर्तन नहीं हो, तो उसे हम एक स्वतंत्रता कोटि कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम दो ताप और दाब परिवर्तित करने के बाद भी यदि दिए गई प्रावस्था साम्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसकी स्वतंत्रता कोटि हो जाएगी 2। इसी तरीके से यदि किसी भी दिए गए साम्य में प्रावस्थाएं को हम किसी एक चर बदलें तो भी परिवर्तित हो जाए, अर्थात हम स्वतंत्र रूप से एक भी चर परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, अर्थात परिवर्तित करने पर यदि साम्य परिवर्तित हो जाता है या प्रावस्थाओं की संख्या बदल जाती है, तो इस प्रकार के साम्य को हम शून्य स्वतंत्र कोटि साम्य कहते हैं। अर्थात ऐसे साम्यों के किसी भी चर को परिवर्तित करने के लिए हम सक्षम या स्वतंत्र नहीं हैं, अर्थात इसकी स्वतंत्रता कोटि 0 होगी। जैसा उदाहरण हम पहले ले चुके हैं, जल का त्रिक बिंदु जिसमें ठोस, द्रव और गैस 3 प्रावस्थाएं साम्य में रहती है, लेकिन हम किसी भी प्रावस्था को प्रभावित किए बिना हम या किसी तीनों प्रावस्थाओं को एक साथ साम्य में रखते हुए किसी भी चर को परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात इस साम्य का ताप दाब संगठन हमेशा ही स्थिर बना रहता है। अर्थात निकाय की स्वतंत्रता कोटि हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि यदि हमें किसी दिए गए विषमांगी साम्य के कुल चर ज्ञात हों और निर्भर चर ज्ञात हों, तो हम स्वतंत्र चरों की संख्या निकाल सकते हैं। तो स्वतंत्र चरों की संख्या या स्वतंत्रता कोटि बराबर निकाय के कुल चर माइनस निकाय के निर्भर चर, तो स्वतंत्र चरों की संख्या निकल जाएगी। अर्थात स्वतंत्रता कोटि बराबर कुल चरों की संख्या तथा निर्भर चरों की संख्या का अंतर होती है। कुल चरों की संख्या निकालें पहले। निकाय की साम्य अवस्था ताप व दाब पर निर्भर करती है, अतः 2 चर पहले से ही अनिवार्य है, अर्थात कुल चरों में 2 ताप और दाब चर निश्चित है, जबकि तीसरा है संगठन दर्शाने वाला चर, जहाँ संगठन प्रावस्थाओं की संख्या पर निर्भर करता है। प्रावस्थाओं की संगठन जो भी है वो प्रावस्थाओं की संख्या पर निर्भर करता है, अतः प्रत्येक प्रावस्था के संगठन को दर्शाने के लिए C-1 चरों की आवश्यकता होती है। अर्थात प्रावस्थाओं के संगठन को दर्शाने के लिए C-1 चर आवश्यक है, अतः कुल P प्रावस्थाएं दी गई है, तो एक प्रावस्था के लिए C-1 चर, तो P प्रावस्थाओं के लिए कुल चर हो जाएंगे P × C-1
1, अर्थात कुल चर होंगे ताप दाब 2 पहले वाले चर जो +2 के रूप में लिखे, और संगठन को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किए गए चर संगठन की संख्या को दर्शाने वाले P × C - 1, अर्थात कुल चर हो जाएंगे समीकरण 1 से P × C - 1 + 2। उपयुक्त चरों में परिवर्तन पर निर्भर चर ऊष्मागति के अनुसार रासायनिक विभव या कुल साम्य अभिक्रिया द्वारा दर्शाए जाते हैं। तो जो उपयुक्त चरों में परिवर्तन किए जाए तब निर्भर चर हम ज्ञात कर सकते हैं, और निर्भर चरों में ऊष्मागतिकी के अनुसार हम निर्भर चरों की संख्या ज्ञात करें तो रासायनिक विभव से ज्ञात की जाती है। ठीक है, जिसमें इसका प्रतीक दिया गया है म्यू है, एन या ओम नहीं है। तो रासायनिक विभव के द्वारा हम निर्भर चरों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, या हम उसका सूक्ष्म तरीका काम में लेते हैं, कुल साम्य अभिक्रियाओं के द्वारा भी इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। अर्थात निर्भर चरों की संख्या कुल साम्य अभिक्रियाओं द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यदि एक घटक है जिसकी 2 प्रावस्थाएं हैं तो उससे निर्मित रासायनिक अभिक्रिया कितनी साम्य अभिक्रिया होगी? 1। जैसे 2 प्रावस्थाएं ठोस और द्रव है एक घटक की, तो ठोस और द्रव युक्त साम्य अभिक्रिया कितनी हो गई? 1। इसी तरीके से 3 प्रावस्थाएं दी गई है तो एक ही घटक की 3 प्रावस्थाएं दी गई है तो इसकी साम्य अभिक्रिया कितनी होगी? 2। कौन कौन सी? ठोस द्रव साम्य और द्रव गैस साम्य। तो एक घटक के लिए जितनी प्रावस्थाएं हैं उनमें से एक कम साम्य अभिक्रिया को दर्शाती है। अर्थात यदि 3 प्रावस्थाएं हैं तो 2 साम्य अभिक्रियाएं, और P प्रावस्थाएं हैं तो P - 1 साम्य अभिक्रिया। ये एक घटक के लिए है, और अगर एक से अधिक घटक होंगे तो हम उन घटकों की संख्या से गुणा कर देते हैं। तो वापस ध्यान दें, किसी एक घटक की 3 प्रावस्थाओं के लिए 2 रासायनिक साम्य अभिक्रिया होती है, तथा जितने प्रावस्थाएं हैं उससे एक कम साम्य अभिक्रिया। अगर P प्रावस्था है तो एक कम रासायनिक साम्य अभिक्रियाओं की संख्या, तो P प्रावस्थाओं के लिए रासायनिक साम्य कितने हो जाएंगे? P - 1। ये है एक घटक के लिए, और अगर ऐसे ऐसे घटक कितने हो जाते हैं? C घटक है तो कुल साम्य अभिक्रिया कितनी होगी? C × P - 1। अर्थात P प्रावस्था है तो P - 1 साम्य अभिक्रिया होगी एक घटक के लिए, और अगर C घटक है तो C × P - 1 कुल साम्य अभिक्रियाओं की संख्या हो जाएगी, और कुल साम्य अभिक्रियाएं ही निर्भर चर की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस पूरे घटक में हम रासायनिक विभव नहीं ले रहे हैं, हम उसकी जगह साम्य अभिक्रियाओं की संख्या लेकर के निर्भर चर ज्ञात कर रहे हैं। अर्थात निर्भर चरों की संख्या साम्य अभिक्रियाओं की संख्या के बराबर है, और साम्य अभिक्रियाओं की संख्या है C × P - 1, और इसे हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। P प्रावस्थाओं के लिए P - 1 साम्य अभिक्रिया है, इसलिए C घटकों हेतु कुल साम्य अभिक्रियाओं की संख्या हो जाएगी C × P - 1। अर्थात साम्य अभिक्रियाओं की संख्या ही चूंकि निर्भर चरों की संख्या के बराबर है, इसलिए निर्भर चर बराबर हो जाएंगे C × P - 1। तो कुल चर पहले प्राप्त कर दिए थे समीकरण 1 से, और निर्भर चर हमने समीकरण 2 से। तो क्योंकि प्रत्येक समय पर ताप दाब स्थिर रहता है, अतः केवल एक संगठन चर ही परिवर्तित होता है, लेकिन इसकी यहाँ पर व्युत्पन्न में कोई आवश्यकता नहीं है। ये केवल याद रखने के लिए पद काम में लिया जाता है, जबकि यहाँ हम स्वतंत्र चरों की संख्या या स्वतंत्रता कोटि F ज्ञात करने के लिए ज्ञात किए गए कुल चरों की संख्या में से
निर्भर चरों की संख्या को घटा दें। तो घटाने पर प्राप्त होगा f बराबर कुल चर है p इंटू c माइनस 1 ब्रैकेट बंद प्लस 2। ये तो हो गई कुल चरों की संख्या। इसमें से घटा रहे हैं निर्भर चर c इंटू पी माइनस 1 जो कि साम्य विक्रियाओं की संख्या के बराबर है। तो इसका परिणाम आ जाएगा हल करने पर f इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, f इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। और इसी को हम प्रावस्था साम्य नियम अर्थात विलार्ड गिब्स प्रावस्था नियम के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और व्युत्पन्न के अंदर यह आपको प्रदर्शित करना होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एकल घटक निकाय का अध्ययन करेंगे। और एकल घटक निकाय में हमारे पास में दो निकाय हैं, जल प्रावस्था साम्य और गंधक प्रावस्था साम्य। अर्थात एक एक घटक जल के प्रावस्था साम्य का अध्ययन किया जाएगा और गंधक की प्रावस्था साम्य का अध्ययन किया जाए, जिसमें हम पहले जल की प्रावस्था साम्य या निकाय को लेंगे और फिर गंधक की प्रावस्था साम्य का पूरा अध्ययन करेंगे।